हेलो बच्चों, वेलकम टू डे 3 ऑफ 15 डेज चैलेंज। 15 डेज चैलेंज में हम जो है साइंस को पूरे एक एक चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, सारे नोट्स मटेरियल को देख रहे हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू चैप्टर नंबर 3, डे 3 ऑफ साइंस। सो आज जो है ना बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की है, ठीक है। और 25 मार्क्स में से ये जो चैप्टर है ना बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टेज रखता है, ठीक है। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में कैसे कि जो हमारा मेटलर्जी वाला पार्ट है वो हम अलग पढ़ेंगे, और मेटल के एक्सट्रैक्शंस मतलब मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज जो है हम मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने जा रहे हैं। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले बात क्या होती है कि हमसे पूछा जाता है व्हाट इज मेटल, ठीक है। तो मेटल जो होता है, मतलब हम अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें कि मेटल कौन है, तो मेटल के हम कुछ एक प्रॉपर्टीज बता देते हैं कि वो हार्ड सब्सटेंस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। लेकिन मेरा जो मेटल्स को देखने का लुक है, मैं जो मानता हूं कि जिस हिसाब से एज अ क्लास 10th स्टूडेंट आपको मेटल को कैसे डिफाइन करना चाहिए कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, वही मेटल क्या है, सबसे बढ़िया मेटल है। और वही नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज नॉन मेटल? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा दैट इज नोन एज नॉन मेटल, एंड जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या है, मेटल। सो हम पहले सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, मेटल क्या है। देखो, हम हर जगह से मेटल से सराउंडेड हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब ऑर्नामेंटल वैल्यूज रखते हैं। जैसे निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, पैल्डियम, ये जो कैटलिस्ट मेटल हैं, ठीक है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो न्यूक्लियर एक्टिव में काम आता है। तो 75% जो एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कौन है, मेटल्स है, ठीक है। अब मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है कि मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, इनके एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके अंदर स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है। अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर बोले तो चमक, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, ठीक है। जैसे CuAg, Cu बोले तो कॉपर, Ag बोले तो सिल्वर, Au बोले तो गोल्ड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, क्योंकि इनकी कैसी सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है। हार्डनेस की अगर देखा जाए तो सारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। इतने सॉफ्ट होते हैं दे कैन बी कट विद इजीली विद नाइफ आल्सो, ठीक है। जैसे आप एप्पल काटते हो वैसे वो कट सकते हैं। तो हार्डनेस में अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज और बता दूं, एक्सेप्शनल केसेस को ध्यान रखना। एक्सेप्शंस जो है ना उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेटल्स का जो होता है जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे गैलियम है, सीजियम है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पे एक चीज दे रखी है मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बात करेंगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब अगर किसी मेटल को मारा जाए और उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो कौन है, मेलेबिलिटी। जैसे हमारे घर में एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती हैं, ठीक है। तो कई सारी तरह की चीजें होती है जो हम एज अ फॉइल यूज करते हैं, वो सब किस प्रॉपर्टी की वजह से, मेलिएबिलिटी की वजह से। मेलिएबिलिटी भी किसकी, मेटल्स की मेलिएबिलिटी। मेटल्स की मेलिएबिलिटी के बाद आती है डक्टिलिटी। जिससे मेलिएबिलिटी इज ड्रॉन इनटू शीट्स, तो डक्टिलिटी इज ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन वायर्स। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जो है ना वो कौन सा है, गोल्ड। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा टंगस्टन है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब किसके अंदर हमने को देखने को मिलती है, ये सब चीजें हमें मेटल की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम बात करें
कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल वर्ड जहां भी आए ये समझ जाना कि हीट के बारे में बात कर रहा है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अब इलेक्ट्रिसिटी के एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के एज वेल एज हीट के। क्यों इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया जो है वो कौन है, सिल्वर। सिल्वर इज फॉलोड बाय कॉपर, कॉपर फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, क्योंकि भाई महंगा कितना है वो। ठीक है, तो उस महंगे की वजह से हम क्या यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें क्यों होती है, मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, और मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। जहां भी तुमसे पूछ लिया जाए व्हाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ये बताना है कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो करते हैं। अगली बात आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितने वजन के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अगर हम रुई को देखेंगे तो रुई का इतना बड़ा बंडल जो होता है वो 1 kg का होता है, और आयरन का इतना छोटा सा बंडल जो होता है वो 1 kg का होता है। तो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं ना उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, रुई वो हमने देखा ना, इसकी क्रम से मेटल की डेंसिटी ज्यादा हाई है। तो मेटल जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, कम सरफेस एरिया के अंदर ज्यादा वॉल्यूम, मतलब ज्यादा मास ऑक्यूपाई करते हैं कम वॉल्यूम के अंदर। तो इसलिए मेटल जो है उसको हम क्या मानते हैं, हाईली डेंसर मानते हैं। जैसे डेंसिएस्ट मेटल क्या है, ऑस्मियम, और लाइटेस्ट मेटल क्या है, लिथियम। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में देखो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो मतलब अगर मैं बात करूं इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की प्रॉपर्टीज की, तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि हार्ड होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, इनके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी देखने को नहीं मिलती। मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, इनके अंदर लस्ट्रस देखने को नहीं मिलती। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रम से एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। तो वो हमें एक्सेप्शन ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपका देख लो आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल लस्ट्रस होता है, चमक होती है उस आयोडीन के अंदर। ठीक है, ग्रेफाइट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के साथ साथ। तो क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, which makes them bad conductor of heat and electricity. Graphite is an allotropic form of carbon which is known as electrical and thermal conductivity, as single atom per atom is involved in bond formation, free to move in the lattice. मतलब वही बात है कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया। स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस की बात करें तो प्रॉपर्टी जो होती है वो ब्रिटल होती है, मतलब इजीली टूट जाते हैं जब भी हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में बहुत ब्रिटल होते हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, और जब इनको सल्फर और फास्फोरस को मारा जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल बिखर जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अपनी डक्टिलिटी के लिए जाना जाता है कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या फिर सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनकी मॉलिक्यूलर साइज की वजह से ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये डेंसिटी के बारे में मैं बता दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेटल जो होता है, मेटल इज जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही बढ़िया मेटल है। अब जैसे ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में देरी नहीं करता, इसलिए इट इज अ क्या नाम से हाईली रिएक्टिव मेटल। लेकिन कैल्शियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से लूज कर देता है लेकिन दूसरे में थोड़ा सा वेट करता है। तो इसलिए ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये जो रिएक्टिविटी होती है ना बेटा, ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है, यही इनको गुड
मेटल, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल में बनाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे, देखते हैं। चल, तो अब देखो, किसी भी मेटल की रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, वो सीरीज याद कर लो, कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव और। ठीक है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें पढ़नी है, जितनी भी चीजें तुम्हें समझनी है, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव और, ये रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे हम बताएंगे कि ये जो हमारे मेटल्स है ना, ये कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये हमारे कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, ये हमारे कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, तो इनके बारे में कैसे पता पड़ेगा, देखना कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड बेसिक इन नेचर। ये हमने पिछले एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होंगे वो अल्कलीज होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, तो मतलब भी क्या है कि उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। तो द वाइगर ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, वही बात आ गई। ठीक है, अब जैसे पोटेशियम और सोडियम है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ठीक है, और बहुत तेज इसके साथ रिएक्शन करेंगे और इवन दे स्टार्ट बर्निंग व्हेन दे केप्ट ओपन इन एयर। ठीक है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप्ड रखा जाता है, जिससे उसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो और वो रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस तरह से लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में आ गया, मॉडरेटली रिएक्टिव में आ गया। मॉडरेटली रिएक्टिव में आ गया, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन पे बर्न किया जाता है। ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी हुई है। तो जो मैग्नीशियम है उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तभी जाके वो उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आयरन की, वहीं मैं अगर बात करूं किसकी, आयरन की, तो आयरन जो है वो FeO और Fe2O3 का, मतलब आयरन का सेकंड ऑक्साइड और आयरन का थर्ड ऑक्साइड जो बनता है, या फिर फेरिक का फेरस ऑक्साइड जो बनेगा, ठीक है, वो कब बनेगा, जब ऑक्सीजन मतलब कहां पे प्रेजेंट होगी, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी और गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और वो उसके ऊपर मतलब हीटिंग इफेक्ट होगा, मॉइस्चर वगैरह के साथ जाकर के वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कॉपर मेटल है, वो विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म सॉलिड ब्लैक मास ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये तो बेटा नोबल मेटल्स में आ गए ये दोनों, तो ये दोनों, इसके बाद एक होता है पीटी, ये तीनों क्या होते हैं, नोबल मेटल्स में आ जाते हैं। ये महान मेटल्स हैं, इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे मेटल एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इनके अंदर मतलब जो अब इनके साथ पता क्या होता है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, या फिर आपका मैग्नीशियम ले लो, ये पता है चालाक मेटल्स होते हैं। चालाक मेटल्स कैसे होते हैं कि ये ऑक्सीजन की ऊपर ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जो कि इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक लेती है। देखो, दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बाय द by the action of atmospheric oxygen which get coated with metal surface and limit the reaction on surface only। मैग्नीशियम रिबन के केस में तुमने पढ़ा होगा कि हमने उसको सैंडपेपर से रब किया। क्यों रब किया, क्योंकि सैंडपेपर से रब करने के बाद उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाई गई, और एल्यूमिनियम भी क्या करता है, यही करता है। इसलिए एल्यूमिनियम गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, इनका नाम सुना होगा ना, एल्यूमिनियम जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है किसी दूसरे मेटल पे, वो क्यों चढ़ाई जाती है, वो इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि ये चालक मेटल है। ऊपर एक छोटी सी लेयर बना लेंगे अपने ऑक्साइड की, और उसको क्या करते हैं, फर्दर जो रिएक्शन होती है उससे रिएक्ट कराने से रोक देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो ऑलमोस्ट अल्कलीज होते हैं। कैसे होते हैं देखो बताऊं, मेटल के ऑक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे एक रिएक्शन बनाता हूँ, Na+O2 चेंज इनटू NaO। ठीक है, Na+O2 चेंज इनटू Na2O, और इसके बाद ये क्या होगा, वाटर में चला जाएगा, तो ये NaOH की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हाइड्रोक्साइड बन गया।
ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है कि ऐसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 होता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल होते हैं, ग्रुप 1 के मेटल को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के मेटल्स को हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन की मतलब वो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वाटर के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होते ही वो क्या हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस हो जाते हैं। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स के अलग अलग रिएक्शन कराएंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो उसने हाइड्रोक्साइड बना दिया। हम किसी भी मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम, सोडियम की रिएक्शन मैंने बता दी। मैग्नीशियम है, इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इनकी क्या होगी, सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनेगी। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये MgO + H2O चेंज इनटू MgOH का होल ट्वाइस। जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम है, वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, जैसे CaO H2O COH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब किसी भी मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे, हम एसिड के साथ कराएंगे। कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं किसी भी मेटल की Na, ठीक है, प्लस HCl, बहुत भारी मेटल ले लिया मैंने, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि NaCl की फॉर्मेशन हो सकती है प्लस H2 गैस बन सकती है। जैसे Zn प्लस HCl, एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर तुम चैप्टर नंबर 2 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी जाके देखोगे तो H2SO4 का सॉल्यूशन या फिर HCl का सॉल्यूशन ले रखा है, उसके अंदर जिंक डाल रखा है, और वो तुम उसको समझोगे कि वो जो सोप सॉल्यूशन लेकर के वाटर के बबल्स निकालते हैं और बबल्स को फोड़ते हैं तो पॉप साउंड आता है। तो ये वही वाली चीज है कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl प्लस H2 की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है ना किसी भी एसिड की किसी मेटल के साथ, वो इस तरह की होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या रिएक्शन करवा रखी है, देखो जैसे CaO, अच्छा यहाँ पे सारी मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड, ए भाई कोई भी मेटल का ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेगा। जैसा यहाँ पे हो रहा है कि मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर, मेटल का ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर। अच्छा ये दोनों मेटल जो है ना बेटा, इन दोनों मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों मेटल के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेरे हिसाब से आगे आ जाएगा, नहीं आएगा, आ गया ना, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर क्यों बोलते हैं, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों रिएक्शन याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। सच मेटल व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है हमारे पास यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम प्लेस्ड हाई आयरन सीरीज वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, और इनका एग्रेशन डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। मैं दोबारा कह रहा हूं कि सब कुछ डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, इसलिए भूलना नहीं, कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव, और ठीक है मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, वीडियो में पीछे जाकर के उस चीज को लिख लेना, उस चीज को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कोई भी मेटल किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस प्लस लॉट ऑफ हीट रिलीज करेगा, लेकिन ये किसके साथ है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होंगे ना वो उनके साथ रिएक्ट करके ऐसी फॉर्मेशन करेगा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होंगे, बहुत आराम से इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, ऐसा कुछ एग्रेशन गुस्सा कोई दूसरा इफेक्ट नहीं शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं बात करूं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ, तो ये इसके साथ इसने रिएक्ट कर लिया। जब हम इससे नीचे चलेंगे ना बेटा तो क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर दे दिया इसको, लेकिन इसको क्या है, वार्म वाटर चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर जो होता है ना वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर पाएगा। जैसे आपके क्या नाम से आयरन है वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चलते जाएंगे ना वैसे वैसे क्या होगा कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है वाटर के साथ वो घटती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सॉल्ट।
कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का सिस्टम क्या होता है? पॉप साउंड। आप अगर बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे और वो बर्निंग मैच स्टिक जो होगी वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने क्या बोला कि जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे ZnCuSO4, अब देखो हम क्या नाम से जान पूछ कर फेंकने पर भी हर्ष कुमार, तो Cu नीचे आ गया, Zn ऊपर आ गया। ये हमारे बड़े दादा, ये हमारे छोटे दादा। अगर बड़े दादा छोटे दादा का कंसेप्ट याद नहीं है तो डे 1 के चैलेंज पे जाओ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जिंक और कॉपर जो है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, तो ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें, यहीं पे आ जाए दोबारा, तो ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? आयरन। आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, FeSO4 प्लस Cu की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपर ने क्या किया? सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। ये कॉपर यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, CuNO3 का उल्टा वाइज बना लेगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को, और मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा। तो इन सब चीजों के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है? कविता ने कल महंगे आलू जान पूछ कर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव, और ठीक है। तो ये क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि क्या कर रही है? मेटल्स को, मतलब मेटल्स का एक हमें वो बता रही है कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि नॉन मेटल इज अ गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी गुड इन नॉन मेटल्स। तो जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब इनकी ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन और ये सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फ्लोरीन वगैरह के बारे में। ऑक्साइड की फॉर्मेशन जैसे कॉपर है, सॉरी कार्बन है, कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 की फॉर्मेशन कर लेगा, और ये CO2 जो है H2O के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, ठीक है। ये सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। ये फास्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना लेगा। इसके बाद ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, किसकी? नॉन मेटल्स की। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए यू कैन इग्नोर दिस, बट टोटली कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस है यार, ये तो तुम जानते हो। यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स काम आता है, कॉइन्स बनाने के काम आता है, सिल्वर गोल्ड जो है ज्वेलरी बनाने के काम आती है। कितने भी मशीनरी पार्ट्स देख लो, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह जो होते हैं, इनके अलग सिग्निफिकेंस है, डिफेंस में भी है, और बहुत सारे साइंस के, स्पेस के, जेट इंजन है, एटॉमिक एनर्जी है, अलग अलग जगह पे इनके यूजेस हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स का अपना खुद का एक खाका है। जैसे कार्बन है, कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें हमारी ऑर्गेनिकली जितनी भी चीजें बन रही है उन सबके अंदर क्या होता है? कार्बन आ रहा है। ग्रेफाइट में कार्बन है, इलेक्ट्रोड्स में कार्बन है, हमारे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है वो सब अलग अलग चीजें। हाइड्रोजन जो है उसका अलग ही अपना एक रोल है, ऑक्सीजन जो है उसका अलग ही अपना रोल है, नाइट्रोजन जो है उसका अपना अलग रोल है। ये अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सारे फर्टिलाइजर्स ये किससे बन रहे हैं? ये सब नाइट्रोजन से बन रहे हैं। सल्फर जो है ये हमारे अनियन, गार्लिक, वोल एटसेट्रा, इन सब में सल्फर जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सल्फर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे नॉन मेटल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो मेटल हो या नॉन मेटल, हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है ना बेटा वो इनके एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से चल रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होती है कि मेटल्स के बारे में आ गया। हाँ, आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं उनको समझेंगे। देखो ये आयनिक है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो दो तरह के कंपाउंड होते हैं,
कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट। ठीक है, एक होता है कोवेलेंट। अब आयनिक कंपाउंड क्या होगा कि ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग से बनेगा, ऐसा कंपाउंड जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बन जाता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग की जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि द मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाइल द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स आर न्यूट्रल पर्टिकुलर नेचर, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल एटम चेंज कैटायन, वो वही वाली बात है कि अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक दूसरे को ले लेंगे और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यह देखो ये NS है, ठीक है, सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो क्लोरीन का भी काम हो गया और सोडियम का भी काम हो गया, तो दोनों एक साथ बढ़ गए, तो उसने क्या बना लिया, NaCl की फॉर्मेशन कर ली। यही तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, इसे हम जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपके सिलेबस में, मतलब आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, मतलब गेनिंग और लूजिंग ऑफ आयंस हुई है, न कि शेयरिंग हुई है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, इनमें क्या होता है कि ये जनरली डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में, ठीक है, मोल्टन स्टेट में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो होते हैं आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जहां भी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, किसकी बात चलेगी, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात चलेगी। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है एक पार्ट। ठीक है, मेटलर्जी के लिए नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ। बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।